नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बाढ़ आने के साथ ही सीमांचल इलाके से बालू तस्करी भी शुरू हो जाती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बचपन बचाओ, जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सीमांचल इलाके से बाल तस्करी भी शुरू हो जाती है और एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है और ये मामला जो है मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्रवाई के बाद खुला है। बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर कार्रवाई हुई है और 10 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को अररिया से दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है, जहां इनकी काउंसलिंग की जाएगी। बस उतार के जब बस की तलाशी की गई, उसमें 10 बच्चे जो थे वो दिखने में भी छोटे पाए गए और उनकी उम्र भी, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें 18 वर्ष से कम पाए गए। जो एक व्यक्ति थे जो कि सभी लोगों को लेके जा रहे थे, उनको आगे की प्रक्रिया के लिए रोका जा रहा है और आगे की प्रक्रिया जो भी। चलिए अब इस खबर को समझते हैं, जहां बाढ़ के साथ सीमांचल में मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। लाचार लोगों को चंद रुपए रोजगार दिलाने का लालच देते हैं और अच्छी रकम लेकर फैक्ट्री मालिकों के हाथों बच्चों को बेच देते हैं। वहां बंधक बनाकर बच्चों से हाड़ तोड़ मेहनत करवाई जाती है। उसके बाद अभिभावकों का बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो पाता। पिछले साल बाढ़ के दौरान भी ऐसे मामले सामने आए हैं और अब जब सीमांचल में बाढ़ की स्थिति है तो एक बार फिर से बाल तस्करी की खबरें आनी शुरू हो गई है। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाल तस्कर सक्रिय हैं, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? किन लोगों का इसमें हाथ बताया जा रहा है, ये जरा बताइए। 2 तस्करों को डिटेन किया गया है। वे अररिया के ही रहने वाले हैं, मोहम्मद मसूद और मोहम्मद अंसिर। गरीबी का फायदा उठाकर ये लोग बच्चों को उनके माँ बाप को समझा बुझाकर बहला फुसला कर ले जाते हैं और बच्चों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। बच्चों से बातचीत करने के बाद जो सहायक निदेशक उदय झा ने बताया कि इन बच्चों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ किस मकसद से और कहाँ ले जाया जा रहा है। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि दिल्ली में पहले ये कलेक्ट करेंगे और वहां से लुधियाना और हैदराबाद और अन्य इलाकों में उन्हें भेजा जाएगा। खासकर ऐसे उद्योग जो छोटे छोटे हाथों से चलते हैं उसमें इन बच्चों को लगाया जाएगा, जो काफी खतरनाक होते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। तो एक बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन ने की है। बचपन बचाओ आंदोलन से जानकारी मिली थी डीएम को, उसके बाद तत्काल टीम गठित की गई और टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को खदेड़ा। ये बस जो है अररिया से जा रही थी, यूपी की बस है और उसी में इन बच्चों को ले जाया जा रहा था और जो मजदूर आए हैं उन्हीं मजदूरों के बीच में ले जाया जा रहा था ताकि जानकारी न मिले। लेकिन प्रशासन की चौकसी से समय रहते इन बच्चों को मुक्त करा लिया गया है। अब इन बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, उन्हें बातचीत की जा रही है, चाइल्ड लाइन को दे दिया गया है और CWC। चलिए, राहत की बात सुधीर ये है कि बच्चों की बरामदगी हो गई है, उन्हें मुक्त करा लिया गया है। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच एक और अहम खबर, जहां बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है। माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में घोषणा की जा सकती है। शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया। इसके प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिनों में सरकार के स्तर पर भी हो सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्त में ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का लाभ और सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे भी इसमें शामिल है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के समतुल्य हो सकती है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में जांच और सुविधा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है।
बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर जांच और व्यवस्था को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है और सदन में दिए अपने बयान को सही ठहराया है। भ्रम उसमें पैदा कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6100 जांच कहा है। बहुत साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष समझ लें कि 6100 जांच के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन के RT-PCR की क्षमता के बारे में बताई है। दरअसल कोरोना की जांच पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर झूठा आंकड़ा देने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच की बात कही थी, जो गलत है। सीएम ने सिर्फ 6,100 जांच की बात कही है। दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। इधर तेजस्वी के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वहीं एनडीए ने तेजस्वी पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया है। जनता के लिए सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। जो आने वाले 2 महीना में जो पुल ध्वस्त हो रहा है, अप्रोच ध्वस्त हो रहा है, अब सरकार ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। कल कह दिए कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार जी। अरे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आपके पिताजी हैं, होटवार जेल में है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तेजस्वी यादव को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आंकड़ों पर चले गए। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो 10,000 पर सवाल उठाते थे, आज हम लाख का आंकड़ा को छू रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से ज्यादा आमजन को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को पटना के पीएमसीएच का दौरा किया और कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में भी गए और वहां भर्ती मरीजों का हाल जाना। रविशंकर प्रसाद के साथ अस्पताल के अधीक्षक, प्राचार्य और डॉक्टर भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज भी गए। रविशंकर प्रसाद ने व्यवस्था का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन को 250 पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क भी दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक समेत सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की और अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर वो लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आज सुबह मैंने जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक की, फिर पीएमसीएच गया और फिर यहाँ आया हूँ। हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस चुनौती भरे समय में काम करना, जब एक डर का माहौल है, तो उन्होंने अच्छा काम किया। नर्सेज, बाकी सब, यहाँ स्थिति काफी सुधरी है, इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट ली और कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सांसद के रूप में जो भी मदद होगा करूंगा। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। आरजेडी की चुनावी तैयारी पर बीजेपी ने, जी हां, बीजेपी जेडीयू ने, दोनों ने सवाल उठाया है। कमियों को निश्चित रूप से उजागर करेंगे और निश्चित रूप से इस बार जनता तैयार है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी महागठबंधन और बिहार की जनता। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी, ये पहले बताइए कि आप 15 साल में आपके माता पिता का जो राज था बिहार में, क्या बिहार का क्या स्थिति था? सब लोग से छिपा हुआ नहीं है। आप जनता को आज अपोजिशन है, सत्ता सरकार की कमियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जनता के साथ रहते तब ना आपकी कमियों के बारे में सुनता। आपने कुछ किया तो है नहीं, अब आप सरकार की कमियों को लेके जाने वाले हैं। तो सरकार ने जनता के घर घर में राशन पहुँचाया है।
पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उसके बाद अब जेडीयू नेताओं ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। ललन सिंह के बाद जय कुमार सिंह ने भी चिराग पासवान पर हमला बोला और कहा कि जो खुद दिल्ली में बैठा है वो नीतीश कुमार के कार्यों पर क्या उंगली उठाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसी में हमारे गठबंधन का एक साथी रहे हैं, एक बार भी बिहार की धरातल से कभी देखने का प्रयास नहीं किए। दिल्ली से असेसमेंट किस प्रकार की कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं आप? जिस प्रकार की उनकी भाषा चल रही है, नहीं लगता है कि सहयोगी की भाषा है और बहुत ही गलत है, जहां देश और दुनिया नीतीश कुमार जी को प्रशंसा कर रहे हैं। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना था। सभी पक्षों ने लिखित में अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया। 5 पक्षों के जवाब में जो सबसे बड़ी बात रही वो हम दिखाते हैं। रिया की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है। वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि रिया की याचिका प्रभावहीन है। पिता की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि बिहार में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि केस सीबीआई को ट्रांसफर ना हो। वहीं सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि सीबीआई को जांच जारी रखने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सुशांत के पिता की ओर से जवाब में कहा गया कि बिहार पुलिस ने ही पहली एफआईआर दर्ज की। अब तब महाराष्ट्र सरकार में, जी हां, उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र में न एफआईआर और न गिरफ्तारी हुई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुशांत के पिता की ओर से कहा गया कि मुंबई पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि एकल पीठ सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं कर सकती। सुशांत के पिता की ओर से सीबीआई जांच के लिए आदेश देने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को ही जांच करने देने की बात कही गई। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का दावा है कि इस मामले में किसी पावरफुल व्यक्ति का हाथ है, इसलिए मुंबई पुलिस सही से जांच नहीं कर रही। हर घर में आज के दिन में ये चर्चा का विषय हो गया है और मुंबई पुलिस ही एक है जो इस चर्चा में इसको दबाना चाह रही, बाकी सबको उभारना चाह रहा है कि भाई सच्चाई तो पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसलिए ये जो है बड़ा ही इनका संदेह में चल रहा है इनका व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़े कड़े नजर से देखना चाहिए। तो ये है जो कि ऑनरेबल जज ने भी उस दिन हियरिंग के दौरान पूछा रिया के वकील से कि आपने तो खुद ही सीबीआई की मांग पहले भी की थी, फिर आपने हलफनामे में भी कह दिया कि आपको सीबीआई चाहिए, तो आज के दिन अब आपके पिटीशन में बचा क्या? महाराष्ट्र सरकार तो पिटिशनर है नहीं, कोई रिलीफ तो क्लेम कर नहीं सकता है। तो रिया ने खुद ही सीबीआई मांगी थी और अभी भी मांग रही है और हम भी सीबीआई मांग रहे हैं। तो सारे पक्ष जब सीबीआई मांग रहे हैं तो फिर आज के दिन में इस पिटीशन में बचा क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई ऐसी निकलेगी जो कि पूरा देश चमक जाएगा कि भाई ये क्या, इसमें क्या क्या हुआ इस मामले में। इससे पहले बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई, जिसमें दोनों ओर से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं और इसे खारिज किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेय, जी हां, अपराध की थी। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी। उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू।
CBI for SSR. Please. खुलासे पर खुलासे और जो हकीकत सामने आते हैं वो बड़े चौंकाते जाते हैं। सुशांत केस अब तक अनसुलझा है, लेकिन इस अनसुलझे केस के पीछे कई गहरे राज हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत की डायरी डिकोड। खुलासा नंबर 2, मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। खुलासा नंबर 3, डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग। खुलासा नंबर 4, हॉलीवुड में एंट्री चाहते थे सुशांत। खुलासा नंबर 5, पूर्व प्रेमिका के लिए फ्लैट की किस्त। खुलासा नंबर 6, मुंबई पुलिस के पास सुशांत की 12 डायरी। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पैसों पर रिया की ऐश। खुलासा नंबर 8, 25 दिनों में रिया की 5 देशों की यात्रा। खुलासा नंबर 9, पेंटिंग में सुशांत को दिखा राक्षस। खुलासा नंबर 10, पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत हुए बीमार। सुशांत की लिखी जो डायरी सामने आई है उसके 2 पन्नों में गहरे राज हैं। इन 2 पन्नों में सुशांत ने कोड वर्ड में अपने लव और ब्रेकअप की बात लिखी है। डायरी के पन्ने में सुशांत ने उस मिस्ट्री गर्ल को मुक्कू नाम दिया है। वहीं मुक्कू को लेकर सुशांत को आगाह करने वाली बृंदा का भी नाम कोड वर्ड में ही दिया गया है। दरअसल मुक्कू और बृंदा सुशांत की फिल्म केदारनाथ के किरदार हैं। सुशांत ने उन्हीं के नाम पर अपनी मिस्ट्री गर्ल और दोस्त के लिए ये कोड वर्ड बनाया है। पुलिस ने कोड वर्ड डिकोड कर लिया है और राज खंगालने में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।